एंड फेयर व्यू का मतलब क्या है? हर एक जगह पे ये लिखा हुआ है। जब से ऑडिट स्टार्ट किया हमने तब से देख रहे हैं ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू। सर ये ट्रू एंड फेयर व्यू होता क्या है सर? वो जरा बताया। चलो, तो एक बात तो पक्का पता है ना आपको कि भाई जो भी ऑडिटर होता है, कंपनी का ऑडिटर होता है, उसको अपना ओपिनियन देना होता है। कंपनी के ऑडिटर को अपना ओपिनियन देना होता है और इसके अंदर वो बताता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए गए हैं, वो ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट करते हैं। ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट करते हैं। डन। तो ऑडिटर को इसके बारे में रिपोर्ट करना होता है। लेकिन एग्जैक्टली सर ये ट्रू एंड फेयर व्यू क्या है? तो ट्रू एंड फेयर व्यू को कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है। नॉट डिफाइंड एनीवेयर। कहीं पे भी इसको डिफाइन नहीं किया गया। तो सर इसको समझे कैसे? इसको समझने का तरीका ये है, आपको समझना पड़ेगा कि एक होता है मैनेजमेंट एंड एक होता है ऑडिटर। फिर वो कॉस्ट ऑडिटर हो, है ना, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने के लिए ऑडिटर बनाया गया हो, कॉस्टिंग रिकॉर्ड चेक करने के लिए ऑडिटर हो। एक होता है मैनेजमेंट, एक होता है ऑडिटर। तो पहली बात तो ये होती है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एक बात मुझे बताओ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन बनाता है, ऑडिटर या कंपनी? कंपनी। कंपनी। कंपनी बनाएगी भाई। ऑडिटर थोड़ी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने बैठने वाला है। ऑडिटर तो उसको ऑडिट करने वाला है। ऑडिट ये करेगा कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने बनाए हैं वो चेक करेगा, एग्जामिन करेगा, रिकॉर्ड्स प्रॉपर है कि नहीं वो मालूम करेगा। तो मैनेजमेंट जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने वाली है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रू एंड फेयर प्रोवाइड करते होनी चाहिए। ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते होने चाहिए। पहली बात तो ये, इट्स अ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट that whatever the information given by the management in the books of account that shows true and fair information, true and fair view. Hello. हाँ सर। बुक्स ऑफ अकाउंट तो मैनेजमेंट बनाएगी ना, बुक्स ऑफ अकाउंट थोड़ी ऑडिटर बनाएगा। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स पहली बात तो ट्रू एंड फेयर तरीके से बनने चाहिए। एंड दूसरी बात, फिर ऑडिटर आता है। ऑडिटर ये चेक करेगा कि एक्चुअली जो बुक्स ऑफ अकाउंट आप बोल रहे हो ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, वो एक्चुअली है कि नहीं। मैनेजमेंट तो बोल ही रहा था ट्रू एंड फेयर है। ऑडिटर चेक करेगा कि यस ये ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट करते हैं कि नहीं। क्लियर? हाँ सर। सर लेकिन चेक कैसे करेगा? ऐसे कैसे पता चलेगा ऑडिटर को जब तो उसको डिफाइन तो किया नहीं गया है? ऑडिटर को कैसे पता चलेगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर है? आया ना? चलिए, तो कुछ बातों को वो ऑडिटर क्या करेगा, अपने प्रोफेशनल जजमेंट से मालूम करेगा। ऑडिटर क्या करेगा, कुछ बातों को चेक करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। ऑडिटर ये मालूम करेगा, समझना, कि जो भी एसेट्स दिखाई है कंपनी ने, जो भी एसेट्स दिखाई है, जो भी मटेरियल एसेट्स है, जो भी मटेरियल एसेट्स है, वो कंपनी ने ओमिट तो नहीं की है ना। यानी जो भी मटेरियल एसेट्स होगी कंपनी की, उसको कंपनी को दिखाना पड़ेगा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, एसेट साइड पे दिखाना पड़ेगा। दूसरी बात, आप जो एसेट दिखा रहे हो वो आप प्रॉपरली वैल्यू करोगे। प्रॉपरली वैल्यू का मतलब क्या, ना तो आप ओवर वैल्यूड करोगे, ओवर वैल्यूएशन भी नहीं होना चाहिए, अंडर वैल्यूएशन भी नहीं होना चाहिए। ना वैल्यू ज्यादा दिखाओगे ना वैल्यू कम दिखाओगे, ना डेप्रीशिएशन ज्यादा चार्ज करोगे ना डेप्रीशिएशन कम चार्ज करोगे, ना बीडीआर ज्यादा करोगे ना बीडीआर कम करोगे। एसेट को आपको प्रॉपर्ली वैल्यूड करना है। तीसरी बात, अगर एसेट के सामने एसेट को पुट करके अगर आपने कोई लोन दी है, अगर आपने एसेट को मॉर्टगेज किया है, एसेट को हाइपोथिकेट किया है, तो आपको उसका डिस्क्लोजर दिखाना पड़ेगा कि भाई हमने इस फलाना फलाना एसेट को मॉर्टगेज करके हमने लोन ली हुई है। एग्जैक्टली सेम तरीके से आपको लायबिलिटी भी प्रॉपर्ली वैल्यूड करनी है।
लायबिलिटी को आपको ओमिट नहीं करना है। आपको ट्रू इंफॉर्मेशन का मतलब क्या, आपको इंफॉर्मेशन क्लियर देनी है, अनएम्बिग्यूअस इंफॉर्मेशन देनी है, क्लियर इंफॉर्मेशन देनी है, किसी भी इंफॉर्मेशन को छुपाना नहीं है। लायबिलिटी का वैल्यूएशन प्रॉपर है कि नहीं, लायबिलिटी को ओमिट भी नहीं करना है आपको, तो आपको कर देना है। यस और नो? आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं, है ना, वो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने हैं। आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया कि नहीं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो किया कि नहीं, जो भी आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो किए हैं अपने बिजनेस के लिए, उसको फॉलो किया कि नहीं, आप उसको कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल को चेंज किया तो क्यों चेंज किया, क्या रीजन था चेंज करने का, वो बताना पड़ेगा आपको। आया ना? आपने जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है, आपने जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं, वो एज पर शेड्यूल, आपने जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है वो एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट बनाया है कि नहीं बनाया? यस और नो? पार्ट 1 एंड पार्ट 2 याद है ना? बैलेंस शीट बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल इनकम, एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, है ना, याद है कि नहीं? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी, एम्प्लॉयज बेनिफिट, आपने उसके मुताबिक बनाया है कि नहीं बनाया? हेलो? ट्रू का मतलब क्या होता है भाइयों? ट्रू का मतलब क्या? इंफॉर्मेशन क्लियर देनी है, अनएम्बिगुअस होनी चाहिए। अनएम्बिगुअस का मतलब क्या? आप इंफॉर्मेशन को जब दोगे तो उसमें बिल्कुल भी आपका अपना प्रिजुडाइज या आपका अपना अपना ओपिनियन, मतलब क्या, अनएम्बिगुअस होनी चाहिए। मतलब आप पार्शलिटी नहीं करोगे यार, मतलब ओपिनियन जो है वही दोगे आप, ना तो इसको आप ओवर वैल्यू करोगे ना तो अंडर वैल्यू करोगे, ना तो विंडो ड्रेसिंग करोगे ना तो सीक्रेट रिजर्व करोगे। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या? जानबूझ के एसेट को ज्यादा दिखाना। और सीक्रेट रिजर्व का मतलब क्या? जानबूझ के अपने एसेट्स को कम दिखाना। इसमें से कुछ भी नहीं करोगे यार, तो इसको हम बोलते हैं फेयर। हेलो? ये हो गया, इंफॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए, अनएम्बिगुअस होनी चाहिए, है ना, अनएम्बिगुअस होनी चाहिए। टेक डिसीजन, इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि आप डिसीजन ले सको। इंफॉर्मेशन इस तरह से दिखाओ जिस तरीके से प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स जो आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो लोग वो डिसीजन ले सके, है ना। किसी भी इंफॉर्मेशन को छुपाना नहीं, आप प्रॉपर डिस्क्लोजर दिखाना, फुटनोट दिखाना, जिसे इन्वेस्टर्स देख सके कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे कि ना करे। इंफॉर्मेशन इस तरीके से दिखाओ। नो ओवर स्टेटमेंट, नो अंडर स्टेटमेंट। ओवर वैल्यूड भी नहीं होना चाहिए, अंडर वैल्यूड भी नहीं होना चाहिए। ओवर वैल्यूड को क्या करते हैं हम? विंडो ड्रेसिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? सीक्रेट रिजर्व। ये कुछ नहीं होना चाहिए। एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बैलेंस शीट 31 मार्च के बाद, बैलेंस शीट हम बनाते हैं 31 मार्च की, मान लो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1920, तो 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 20 तक जो भी चीज होती है हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। और बैलेंस शीट कब बनती है? 31 मार्च 20 की बनती है। लेकिन रिपोर्ट कब करते हैं? हम रिपोर्ट करते हैं उसके 2-3 महीने बाद। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, बैलेंस शीट बनने के बाद और रिपोर्ट बनने से पहले ऐसे कोई इवेंट हो गए जो रिपोर्ट करना जरूरी था, तो वो भी आप रिपोर्ट करोगे। और वो भी कंपनी ने दिखाया है कि नहीं डिस्क्लोजर में, फुटनोट में, वो ध्यान रखिएगा ऑडिटर। क्लियर? बोलो। कोई भी करना कंपनी पड़ता होगी, है। कोई भी कंपनी होगी, वो कंपनी बैड डेट रिजर्व करेगी कि नहीं करेगी? अगर यार उनको ऐसा लगता है कि बैड डेट्स होने के चांसेस है तो बैड डेट रिजर्व करेगी। तो एक बात बताओ,
क्या बैड डेट रिजर्व करना गलत है क्या सही है? सही है। सही है। देखो आप खुद बोल रहे हो सही है, ट्रू, सही, ट्रू, सही, सही, ट्रू, बट लेकिन वो फेयर भी तो होना चाहिए ना। कोई चीज सही है इसका मतलब ये नहीं कि वो फेयर भी हो। समझे नहीं सर? मान लो आपको ऐसा लगता है कि आपकी कंपनी में बीडीआर करना चाहिए सिर्फ 5%, आपको लगता है 5% चांसेस है पैसे नहीं मिलने के, और आपने बीडीआर कर दिया 10%। दिस इज नॉट फेयर। हेलो, तो ट्रू एंड करेक्ट की बात नहीं कर रहे, ट्रू एंड फेयर की बात कर रहे हैं। चीजें सही भी होनी चाहिए और योग्य भी होनी चाहिए। क्लियर?